सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। ग्राम पंचायत अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके संबंधित हम आपको क्लास देंगे। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और क्या क्या चीज़ें आपके कोर्स में आएंगी। जो कोर्स में आएंगी वही पढ़ाएंगे। हम आपको एक सिलेबस टाइप में हम बता देते हैं, बाद में हम आपको क्लास देंगे। क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी में ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास आएगा और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध आएंगे। ठीक, ये आपका मेन हेडिंग है। और इस ग्राम पंचायत राज व्यवस्था का इतिहास के अंतर्गत परंपरागत पंचायतें, ब्रिटिश काल में पंचायत राज की क्या व्यवस्था थी, ये आए गए। ये चीज़ें आएंगी, इस पर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था की क्या व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु कौन सी समितियां गठित हुई थी, उसके संबंध में प्रश्न बताएंगे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, इससे संबंधित प्रश्न बताएंगे। पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक आधार पूछा जाएगा आपके में। और आएगा उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध व्यवस्थाएं और महत्वपूर्ण संशोधन, ये आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, हम आपको ये बताएंगे। ठीक, तो पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में ये पंचायतों का वर्तमान स्वरूप आएगा उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, ये आपको पढ़ना है। इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती संस्थाओं के संबंध में विधायी प्रावधान, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे, एमसीक्यू में बताएंगे और वन लाइनर में बताएंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए बस। और है आरक्षण व्यवस्था, राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका क्या है, इससे आएंगे। ग्राम पंचायतों का गठन एवं पंचायतों की समितियाँ, ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य। और है पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और क्या समाधान, इससे संबंधित में आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है पंचायतों के विभिन्न स्रोत व कार्य योजना क्या हैं। ठीक, और पंचायती राज पर संग्रहित किए जाने वाले कर कौन से होते हैं, उपकर कौन से होते हैं, और आय के अन्य स्रोत पंचायतों के क्या क्या हैं। राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार व क्रियाकलाप से प्रश्न पूछे जाएंगे। और केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उनकी क्या भूमिका है। इसी तरह केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना से प्रश्न पूछे जाएंगे और ग्राम पंचायत विकास योजना से आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, इसको हम आपको समझाएंगे डिटेल में। साथ ही वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, उनको ही बताया जाएगा आपको। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के क्या उपाय हैं, ये सारे चैप्टर्स हैं आपके। पंचायती सिटीजन चार्टर, और है पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय और पंचायत सहायक की भूमिका। कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में स्थापना, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना। और परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। और देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है ग्रामीण विकास की कौन कौन सी योजनाएं हैं, उनके कार्यक्रम क्या है, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आएगा। यूपी में ग्राम विकास की कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उनको किस प्रकार से काम कर रही हैं। राष्ट्रीय राज्य स्वराज अभियान जो चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन को कवर करेंगे। ग्रामीण पेयजल योजना जो आपका फर्स्ट और सेकेंड फेज़ है। इसी तरह ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, भारत सरकार पंचायती विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं और कार्यक्रम आपको पढ़ने हैं। सारे बता देंगे आपको हम, उसी के बाद आपको एमसीक्यू करवाएंगे। नोट करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करते रहिएगा। और जितना बताएंगे विद्यार्थी, तो उम्मीद है कि उसमें से आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करेंगे। ग्राम पंचायत अधिकारियों का ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भूमिका, जब आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए आपको काम क्या है, आपका रोल क्या है और आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं वहाँ। ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी होगी। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका क्या है, और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में आप किस तरह से सहयोग दे सकते हैं और क्या भूमिका है। सभी पर आपको एमसीक्यू करवाएंगे, वन लाइनर बताएंगे आपको। इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर हम खास जोर देंगे। तो चलिए, आपका सेकेंड पार्ट जो है, देखिए विद्यार्थियों, सेकेंड पार्ट के लिए हमने क्या किया है, हम प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है कंप्यूटर की,
इसमें आपको क्या है, A to Z सब आपको ये चीज़ें जो इसमें दी हुई हैं सब आपको मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट लगा देंगे, आप प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा और नई नई चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे, जैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्लेलिस्ट में तो है, ये सब पड़े हुए हैं। कंप्यूटर और सूचना तकनीकी का परिचय आपको मिलेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हार्डवेयर के क्वेश्चन एमसीक्यू में, वन लाइनर में और डिटेल में, सब में। ओएस भी दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम में समझाया है। स्प्रेडशीट पड़ी हुई है, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल, डिजिटल फाइनेंशियल उपकरण, इवन है भविष्य। आप देखेंगे ना तो उसमें हमने लगभग 50 वीडियो डाल दिए हैं इससे रिलेटेड, और साथ ही हम आपको नए वीडियो भी देंगे। ठीक है, नए वीडियो दे देंगे जिससे आप अपडेट रहें। वो प्लेलिस्ट में तो पढ़ ही रहेंगे, इसके लिए हम स्पेशल पढ़ा देंगे। अगला देखते हैं, अगले भाग में आपको क्या तैयारी करना है। आपके पंचायती ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न आएंगे। उत्तर प्रदेश विशिष्ट ज्ञान और इतिहास आएगा, कला संस्कृत पूछी जाएगी यूपी की। इसकी भी विद्यार्थियों प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट तो पड़ी हुई है, साथ में नए ज्ञान से अपडेट करने के लिए हम आपको क्लास भी देंगे इसकी। ठीक है, नए वीडियोस भी हम आपको देंगे, पुराने तो हमने पढ़े हुए हैं। ये यूपी स्पेशल पढ़ा हुआ, एक एक चीज़, पर्यटन है इसमें, है आप प्राकृतिक संसाधन है, जलवायु है, मिट्टी है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, कृषि है, जलवायु है, ये प्राकृतिक संसाधन, ये टॉपिक वाइज वीडियो पढ़े भी हुए हैं। और इसमें जो कुछ नई चीज़ें हैं जैसे उद्योग व्यापार रोजगार, प्रशासन, राज्य व्यवस्था, ठीक है, नई नई कौन सी योजनाएं हैं किस प्रकार की, और यूपी स्पेशल आपकी करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए हमारा चैनल स्पेशल है, क्योंकि हमने डेली करंट अफेयर पढ़ती हैं, हमारे वीडियो पर डेली करंट अफेयर क्लास होती हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं। और यूपी के इसमें आएगा तो यूपी करंट अफेयर भी प्लेलिस्ट लगा देंगे हम। साथ में हम प्लेलिस्ट के अलावा भी आपको अपडेट करते रहेंगे, नए नए वीडियोस डेली देते रहेंगे। तो विद्यार्थियों, ये तो आपका सिलेबस है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। और देख लेते हैं, ये तो चीज़ें आपको पढ़नी थी। अब क्या है, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम देख लेते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्या है। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन, और समयावधि 2 घंटे होगी। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होंगे, एमसीक्यू होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक, 1 अंक 1 प्रश्न। लिखित परीक्षा है तो ऋणात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे। जो गलत प्रश्न उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 0.25, 1/4, ठीक है, 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी परीक्षा में। तो देखिए, जो चीज़ हम बता रहे थे तो इससे है आपका ये जो पार्ट है ना, जो भी बताया आपको, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास है, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप है, पंचायतों के वित्तीय स्रोत हैं, और भाग 1 में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। देखिए इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास से 10 प्रश्न आएंगे, अंक भी 10 ही हैं, एक प्रश्न 1 नंबर का है जब। तो वर्तमान स्वरूप पे आएंगे 10 प्रश्न, वित्तीय स्रोत पे आएंगे 10 प्रश्न, ठीक है, 10 अंकों के। इसी तरह ये पार्ट फर्स्ट है आपका, पंचायती राज व्यवस्था का सशक्त बनने को उपाय, ग्रामीण विकास योजनाएं, ठीक है। और दूसरा जो हमने आपको बताया कंप्यूटर का, कंप्यूटर से आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित बताया ना, करंट अफेयर यूपी की आएगी, यूपी स्पेशल आपको पढ़ाएंगे। आप साथ में प्लेलिस्ट तो पढ़ी ही है, हम आपको बताते रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके किससे, यूपी स्पेशल से। तो ये रहा आपका 100 नंबर का कुल ये, ठीक। ऋणात्मक माइनस मार्किंग तो आपको बता ही दिया, 1/4 यानी कि 0.5, ठीक है। ये ऋणात्मक अंकन होगा आपका, माइनस मार्किंग का प्रोसीजर है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, देख कर सकते हैं, आपने तैयारी किया होगा, इसको पढ़ा भी होगा स्टडी से पहले, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, इस हिसाब से हम आपको देंगे क्लास, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। सिंपल भाषा में बात करें, पंचायत अधिकारी के लिए आपको ग्रामीण से संबंधी ये प्रावधान पढ़ने हैं। सेकेंड पार्ट की बात करें तो कंप्यूटर पढ़ना है। थर्ड पार्ट की बात करें तो यूपी की करंट अफेयर और यूपी स्पेशल पढ़ना है। ये 3 पार्ट हैं कुल मिला के।
तो बात करें तो ग्रामीण व्यवस्था संबंधी है ग्राम पंचायत अधिकारी 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। 65 क्वेश्चन, ये 15 नंबर आएंगे आपके के प्रश्न आएंगे और 15 नंबर का आएगा कंप्यूटर। ठीक है, 65 15 हो गया आपका 80, और 20 नंबर की आएगी यूपी स्पेशल प्लस करंट अफेयर यूपी की। इस तरह से आपके 100 अंक पूरे हो जाएंगे। और साथ में देखिए, हमने आपको जो बताया था भाग 1 में ये चीज़ें हैं, इससे पहले डिटेल में बता चुके हैं। इसको टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। ठीक, अब देख लीजिए इसको 1 2 3 3 भाग हैं। इसी तरह से इसको कवर करेंगे हम लोग धीरे धीरे करके। तो चलिए विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो, और सिलेबस जिसको ना पता हो आप भेज दीजिएगा, और साथ में क्लास वेट करिए, हमारी क्लास आएगी और वो कैसा लगेगा आपको तो आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वेट करिए। ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, भाग 1 से। ठीक, अच्छा लगेगा तो हम आपको और वीडियो देंगे, और अधिक अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, अधिक से अधिक पसंद करेंगे, तो हम प्रेरित होंगे नए नए वीडियो बनाने के लिए, और अच्छे से अच्छे प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छा आपको समझाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ग्राम पंचायत अधिकारी का पार्ट फर्स्ट के साथ क्लास में। नमस्कार। ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी में ग्राम पंचायत VPO की जो एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके विषय में आपको बताएंगे, पूरी तैयारी करवाएंगे। कैसा लगेगा वीडियो आपको तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध क्या है, प्रयास करेंगे आपको बेस्ट समझाने का। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कागज़ कलम लेकर रखिएगा, नोट करके रहिएगा, और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। साथ में ये चीज़ें हैं लिखते रहिएगा। ठीक है, और वीडियो दोबारा देख सकते हैं ना समझ में आए कोई चीज़ ऐसी, और कुछ और क्वेरी करना है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पंचायती राज संस्थान देखते हैं बिल्कुल ए से, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इतिहास क्या है, देखिए जब हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो इसके ग्राम पंचायत व्यवस्था को 2 भागों में बांट सकते हैं। ये वैदिक काल में क्या था, पंचायत थी एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का ये समूह था पंचायत। शुरुआत में वैदिक युग में 2 भाग में इनको बांटा गया है। पंचायत आध्यात्मिक व्यक्तियों का 5 व्यक्तियों का समूह था। ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वेद में पंचायतें ये सभा, समिति और विदथ में बटी हुई थी। स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे 3 ऋग्वेद में कौन से, सभा, समिति और विदथ। महाकाव्य काल में क्या था पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप, वैदिक काल में हमने आपको बताया। महाकाव्य काल में देखिए रामायण में और महाभारत में क्या था, रामायण और महाभारत में ग्रामीण व्यवस्था प्रशासन 2 भागों में विभाजित था। पूर्व जिसको कहते थे नगर, और जनपद जिसको कहते थे ग्राम। और राज्य में जाति पंचायत भी होती थी, और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। महाभारत काल में क्या है, शांति पर्व से स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयाँ होती थीं। ग्राम का मुख्य अधिकारी कहलाता था महाभारत काल में ग्रामिक, और दशक बोलते थे 10 गांव के समूह को। तो ये तो वैदिक काल और महाकाव्य काल की बात की हमने। अब देखेंगे प्राचीन कालीन इतिहास क्या है ग्राम व्यवस्था का। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में क्या है, वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्राम का मुखिया ग्राम का शासन चलाता था। मौर्य काल में क्या था कि वृद्ध जो होता था सबसे, उसको मुखिया बना देते थे, उस परिषद का वो मुखिया होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का वर्णन मिलता है। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, 10 गांवों के समूह को संग्रहण कहते थे। मौर्य काल में जो 10 गांवों के समूह को क्या कहते थे, संग्रहण। संपूर्ण जनपद के शासन को कहते थे समाहर्ता, नोट कर सकते हैं। और समाहर्ता के ऊपर क्या होता था, महामात्य। प्रत्येक गांव का अलग अलग शासक होता था जिसे ग्रामित कहते थे। तो हर गांव के अलग अलग शासक को ग्रामित कहते थे, और 10 गांव के समूह को संग्रहण, जनपद के शासन को समाहर्ता, उसके समाहर्ता के ऊपर महामात्य। तो संग्रहण, समाहर्ता, महामात्य ये चेन थी।
गुप्त और गुप्तोत्तर काल में क्या था? देखिए, विषयपति होता था जिलाधिकारी। फिर ग्रामिक, ग्राम प्रधान को क्या बोलते थे? ग्रामिक। राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी सर्वाध्यक्ष कहलाता था। सभी केंद्रीय विभागों का अधिकारी सर्वाध्यक्ष। पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग, जिन्हें हम उच्च से उच्च पद पर नियुक्त किया गया था, उसे कुमारमत्य कहलाते थे। कुमारमात्य। मध्यकाल में देखते हैं ग्रामीण क्या व्यवस्था थी पंचायतों की। सल्तनत काल में देखिए क्या थी। सल्तनत काल में ये था कि राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिसे विलायत कहते थे। ठीक। ग्राम प्रशासन कैसे होता था? मुकद्दम कहलाता था प्रशासन, पटवारी कहलाता था राजस्व संग्रह, और चौधरी कहलाता था पंचों की सहायता से विवाद का समाधान करने वाला। तो तीन भाग थे, मुकद्दम, पटवारी और चौधरी। मुगल काल के दौरान जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने ग्रामीण स्वशासन का मुगल काल में ग्रामीण शासन का लगातार पतन होता रहा, तो उसको बहुत महत्व नहीं दिया गया। ठीक। अब देखते हैं पंचायती राज। पंचायती राज का अर्थ पंचायतों द्वारा ग्राम का शासन करना है। अब तक इतिहास हमने आपको बताया, वैदिक काल और महाकाव्य काल, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल। पंचायती राज का बताया ना, गांव का शासन करता था ताकि गांव का पुनर्वास हो सके। राधा मुकुंद मुखर्जी ने ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दी है। नोट कर सकते हैं, प्रजातंत्र का देवता कौन है? ग्राम पंचायतें हैं। पंचायती राज का संबंध सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से है। तो ये राधा कुमुद मुखर्जी को याद रखिएगा। प्रजातंत्र का देवता कौन है? ग्राम पंचायतें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता को अधिक से अधिक शासन में सहभागिता करने के लिए पंचायतों की भूमिका को ये स्वीकारा गया। इस बात को ग्रामीण समाज के विकास के लिए और आर्थिक व प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए स्थापित व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। आदिकाल के ऋग्वैदिक साहित्य से लेकर अंग्रेजों के आने के समय तक पंचायतों का उल्लेख रहा है। पंचायती राज की प्रेरणा परंपरागत पंच परमेश्वर से मिली है। पंच परमेश्वर से इसकी प्रेरणा मिली है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण समाज के विकास के लिए तथा आर्थिक व प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए स्थापित व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। ये परिभाषा है पंचायती राज व्यवस्था की। आदिकाल के ऋग्वैदिक साहित्य से लेकर अंग्रेजों के आने तक ये पंचपरमेश्वर हो गया है, ये कवर कर चुके हैं। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद पंचायतों के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली, गाँव की परिकल्पना और एक आत्मनिर्भर स्वायत्त शासन तंत्र के रूप में की। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्भव कब हुआ? मेन अब यहाँ से है। ठीक है। इतिहास के साथ, इतिहास बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन आधुनिक जो पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। भारत में पंचायती राज के इतिहास का विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित कालक्रम में वैदिक काल में देखिए। वैदिक काल आपको बता भी चुके हैं। प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। बताया ना, पंचायतन का उल्लेख मिलता है 5 व्यक्तियों के समूह। वैदिक काल में पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुखता था। और क्या है? ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विदत बताया था। वो सभा बताया ऋग्वेद में, समिति बताया और विदत बताया। स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों और निर्णयों के संबंध में इन निकायों को स्वीकृत प्रदान प्राप्त किया करते थे। महाकाव्य काल में बताया था आपको पहले भी, महाकाव्य काल में 2 महान महाकाव्य काल को इंगित करता है, रामायण महाभारत। रामायण के अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रशासन में 2 भाग थे, पूर्व और जनपद। नगर थे पहले रामायण में और ग्राम थे। राज्य में एक जाति पंचायत भी होती थी। तो रामायण काल में जाति पंचायत, कास्ट पंचायत भी होती थी, और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। जो चुना जाता था वो मंत्रिपरिषद में राजा की शामिल होता था। महाभारत के शांति पर्व में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और मनुस्मृति में भी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन के
पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, जिसकी हमको जानकारी होती है। उसी आधार पर तो हम अध्ययन करते हैं कि और अनुमान करते हैं कि क्या होगा व्यवस्था। महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूह की इकाइयाँ होती थीं। ठीक है। ग्रामिक ग्राम का महाभारत काल में ग्रामिक ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि दशप 10 गांवों का प्रमुख होता था। इससे पहले भी आपको बताया, दशप 10 गांवों का प्रमुख था। विश्व अधिपति, शतपथ अध्यक्ष एवं शत ग्राम पति क्रमशः 20, 100, 1000 गांवों के प्रमुख होते थे। वे ग्रामिक ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि दशप 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। विश्व अधिपति, शतपथ अध्यक्ष एवं शतग्राम पति क्रमशः 20, 100, 1000 ग्रामों के प्रमुख को कहते थे। ठीक है। तो वे स्थानीय स्तर पर कर एकत्र करते थे। 20 के थे वेश अधिपति, शतग्राम 100 और शतग्राम पति कहते थे 1000 ग्रामों के प्रमुख को। कार्य क्या था? उनका कार्य ये था कि कर एकत्र करना था। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रामीण भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित शब्दावली कौन सी है? ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में। ग्रामणी किसको कहते थे? ग्राम प्रशासन अधिकारी कहते थे। वैदिक साहित्य की बात कर रहे हैं। गोप कहते थे हदबंदी का कार्य करता था। गौल्मिक था ग्रामीण प्रशासक था। ग्राम पति या महत्तर कहता था ग्राम प्रशासन को। उर कहते थे लोगों के संस्था को। पटवारी ग्राम प्रधान का सहयोगी होता था। मौजा होता था गांव के समूह को। प्राचीन काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। अब इधर देखें, मौर्य काल की बात कर रहे हैं। नगर को कहते थे पुर और उसके प्रमुख को कहते थे नागरिक। स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त होता था उस समय। मौर्य काल की बात करें तो मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में गांव का मुखिया वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता था। और यही पृष्ठभूमि बनी रही। गुप्त काल में भी ये व्यवस्था बनी रही। तो गुप्त काल में भी ये बना रहा। यद्यपि नामकरण में कुछ परिवर्तन हुआ, व्यवस्था वही बनी रही, नाम बदल गए। इसके काल में जिला अधिकारी को विषयपति और ग्राम के प्रधान को ग्रामिक कहते थे। प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन की एक सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी, जो परंपराओं और रीति रिवाजों के एक निर्धारित प्रारूप रूपरेखा के आधार पर चलती थी। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पंचायत के प्रमुख के रूप में, यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ नहीं मिलता है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल में कि स्त्रियों की सहभागिता का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट, ग्राम विकास के उद्भव के चरण कौन सा है? वैदिक जीवन का ग्रामीण सामुदायिक परिवेश। ग्रामिक मुख्य ग्राम अधिकारी होता था। वैदिक काल की बात करें, अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति में ग्रामीण समुदाय के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में ग्राम प्रधान को ग्रामिक कहते थे। मध्यकाल में ग्राम शासन के 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों का उल्लेख है। पटवारी मध्यकाल में, और चौधरी और मुकद्दम। दक्षिण भारत में ग्राम समाज के सुदृढ़ और शानदार प्रस्तुति मिलती है। उर कहते थे दक्षिण भारत में सामान्य नागरिकों के संगठन को कहते थे। महासभा कहते थे ब्राह्मणों का संगठन था। नाडु कहते थे ग्रामीण इकाई और प्रशासन का केंद्र। ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में ग्रामीण इकाई एवं प्रशासन का केंद्र था नाडु। लॉर्ड मेयो 1870 में स्थानीय संस्थाओं का उद्भव ग्रामीण स्तर पर, और 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा ग्रामीण संस्थाओं का लोकतांत्रिक ढांचा तैयार किया गया। तो आप कह सकते हैं आधुनिक भारत में 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा इसका उद्भव किया गया, और लॉर्ड रिपन के समय में 82 में इनको लोकतांत्रिक ढांचे का स्वरूप प्रदान किया गया। और जब लॉर्ड मेयो और रिपन के बाद जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के इस विषय को
प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान है। स्टार लगा देते हैं। अब संविधान जब बना तो उसमें अनुच्छेद 40 जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। मध्यकाल में सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें विलायत कहा जाता था। ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रशासन के लिए होता था मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए होता था पटवारी, और पंचायतों की सहायता में विवादों के निपटाने के लिए चौधरी थे। तो मध्यकाल में आप कह सकते हैं, क्योंकि मुगलों के काल में तो ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख है नहीं। मध्यकाल में 3 भाग थे इसके। प्रशासन के लिए होते थे, तो आप कह सकते हैं 3 भाग कौन से हैं? प्रशासन के लिए मुकद्दम और राजस्व, मुकद्दम, पटवारी और चौधरी, ये 3 पद थे मध्यकाल में। ठीक है। ग्रामों के स्वशासन के संदर्भ में अपने अधिकार क्षेत्र में भीतर पर्याप्त शक्तियां उनको मिली हुई थी। मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जातिवार शासन की कर धीरे धीरे इस स्वशासन का, ग्रामीण स्वशासन का हमने बताया खास उल्लेख नहीं मिलता है और लगभग नष्ट कर दिया गया थी, ये व्यवस्था नहीं मिलती है। मध्यकाल में भी स्थानीय प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का, मतलब अगर बात की जाए तो स्त्रियों की भागीदारी का, चाहे आप ले लीजिए गुप्त काल, मौर्य काल और वैदिक काल, इनमें स्त्रियों की भागीदारी किसी का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। और मध्यकाल में ये 3 जो बताए हैं, इनको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब ब्रिटिश काल की ओर। स्टूडेंट्स, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक। ब्रिटिश काल में क्या है, प्रारंभ में ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त थी। 1870 मेयो प्रस्ताव से स्थानीय स्वशासन की दिशा में पहला जो प्रयास हुआ वो 1870 से हुआ कि ग्रामीण प्रशासन की ओर ध्यान दिया जाए, और 1882 में लॉर्ड रिपिन द्वारा स्थानीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया 1882 से। ठीक है। तो जो संवैधानिक लोकतांत्रिक रूप से जो कार्य शुरू हुआ वो 1882 में शुरू हुआ। 1907 में CEH होब हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के गठन में एक अहम बल मिला। यह कमीशन में 1909 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया गया, जो 1909 में। नेक्स्ट है आपका 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा स्थानीय स्वशासन का विषय प्रांतों को सौंपा गया। प्रांतों को ये सौंप दिया गया स्थानीय स्वशासन का जिम्मेदारी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में ही इन स्थानीय निकायों को पूर्ण स्वतंत्रता की भी बात कही गई। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में ये बात मानी गई कि अब इनको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए स्थानीय स्वशासन को। चलिए नेक्स्ट कवर कर लेते हैं। भारत में पंचायतों का उल्लेख ऋग्वेद बताया, बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल में निरंतर मिलता है। फिर भी इन्हें औपचारिक रूप से संगठित करने का सबसे पहला प्रयास तो जो था वो अंग्रेजों के द्वारा पहले स्थानीय स्वशासन का प्रयास किया गया। 1882 में लॉर्ड रिपिन, चीज़ें बार बार आ रही विद्यार्थियों तो आपको याद भी हो जाएंगी। 1882 में लॉर्ड रिपिन ने स्थानीय स्वायत्त सरकार, जिसे कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विचार प्रस्तुत करके नगरों के लिए नगर पालिका समितियां और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला बोर्ड की स्थापना की। नगरों के लिए नगर पालिका समितियां और ग्रामीण के लिए जिला बोर्ड, ग्रामीणों के लिए जिला बोर्ड की स्थापना की। 1909 में लाहौर में हुए 24वें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में पंचायतों की महत्ता का अनुभव किया गया और इसके पुनर्गठन की व्यवस्था की परिकल्पना की गई। जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी, हालांकि स्थिति अच्छी नहीं थी। चार्ल्स मेटकॉफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य कहा। ये देख लीजिए, चार्ल्स मेटकॉफ ने पंचायतों को लघु गणराज्य कहा था। प्रश्न यहां से भी निकल सकता है। अंग्रेजों ने अपने शासन विस्तार के लिए ग्रामीण व्यवस्था का खूब इस्तेमाल किया और इसकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया। इस तरह से ब्रिटिश हस्तक्षेप के फलस्वरूप पंचायतों के प्रति
अपनी आस्था लोग खोने लगे। रॉयल कमीशन 1909 में अपनी रिपोर्ट पेश की और ग्रामीण मुद्दों और स्थानीय कार्यों को ग्राम पंचायत के नाम से संचालित किया जाने की सिफारिश की। ब्रिटिश काल के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वे कमजोर हो गए। 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव प्रारंभ हुआ। हमने आपको बताया 1870 में शुरू हुआ। 1870 के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। गति कब से मिली? 1870 में, और लॉर्ड रिपन के काल में 1882 में हुआ है। उन पर वास्तविक रूप से कार्यान्वयन शुरू हुआ। 1870 में ही शहरी नगर पालिकाओं निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1857 के विद्रोह में शाही वित्त पर भारी दबाव बना रहा था और स्थानीय सेवाओं को स्थानीय कराधान में वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया। इस प्रकार यह राजकोषीय मजबूरी थी। मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। सभी बोर्ड जो उस समय अस्तित्व में थे में निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया और इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित और गैर अधिकारियों के रूप में चुना जाना था। इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को CEH होब हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के गठन में अत्यंत बल मिला। जब रॉयल कमीशन गठन हुआ तो उनको बल मिला। इस कमीशन में ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया गया। फिर वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड सुधार में इसने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। इस सुधार में यह अनुशंसा की गई कि जहां तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए। 1919 में जोर दिया गया कि इनको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इन पंचायतों के दायरे में ग्रामों की सीमित संख्या ही थी और इनके कार्य भी सीमित थे। संगठनात्मक और राजकोषीय बाधाओं के कारण ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक और जीवंत संस्थाओं के रूप में परिणत न हो सकी। वर्ष 1925 तक 8 प्रांतों ने ग्राम में पंचायत अधिनियम को पारित कर लिया था और वर्ष 1926 तक 6 देसी रियासतों में भी पंचायती कानून पारित हो गया। तो 1919 का परिणाम ये हुआ मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड सुधार का कि 1925 तक 25 तक देख रहे हैं आप, तो इसमें पंचायत अधिनियम बन गया और 26 तक देसी रियासतों में ये कानून भी पारित हो गया। नेक्स्ट है स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां दी गई और करारोपण के अधिकारों को भी कम कर दिया गया। संविधान के में पंचायतों के समावेशन को तात्कालिक नीति निर्माताओं को सर्वसम्मति प्राप्त नहीं थी। इसका सबसे प्रबल विरोध स्वयं संविधान निर्माता BR अम्बेडकर ने किया था। तो आप देख रहे हैं कि जब संविधान में पंचायतों के समावेशन की नीति निर्माताओं ने इस पर सर्वसम्मत नहीं हुए कि इनके लिए पंचायतों के लिए अलग व्यवस्था की जाए, तो इस पर सब एक मत नहीं थे। तो इनका विरोध किया था हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इनका विरोध किया कि नहीं, इनको स्वायत्त संस्थाओं के रूप में अधिकार दिए जाएं, कार्य अधिकार इनके निश्चित किए जाएं। चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना रखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था कैसी थी और उसमें कौन कौन सी समितियां बनी और उसमें आगे क्या सुधार हुए, क्या परिवर्तन हुए, किस तरह से व्यवस्था लागू हुई, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा अब तक का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों शेयर ज़रूर करिएगा। और जो विद्यार्थी ग्राम पंचायत अधिकारी तैयारी कर रहे हैं UP SSSC के अंतर्गत, मेंस के अंतर्गत, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।